परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय क्या होती है? आय जो हम कमाते हैं वो आय है। जो भी धनराशि कुल मिलाकर जो धनराशि हमने कमाई है वो आय है। आय कैसी हो सकती है? दैनिक भी हो सकती है, प्रतिदिन की आय भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, महीने की भी हो सकती है और आपकी वार्षिक भी हो सकती है। ये 3 प्रकार की आय आपको सवालों में दी जा सकती है। खर्च क्या होता है? खर्च जिसको हम व्यय कहते हैं, या खपत कहते हैं, खपत भी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो एक्सपेंडिचर कहेंगे और आय को क्या कहेंगे? हम इनकम कहेंगे। बचत क्या है? बचत आपकी सेविंग है। तो ये समीकरण जो है इस बात का क्या मतलब है कि हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ खर्च करते हैं और कुछ बचाते हैं। खर्च और बचत इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी आय बन जाएगी और इनसे संबंधित सवालों में यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। चलिए अब कुछ सवालों को देख लेते हैं। रमेश की मासिक आय 16,500 रुपए थी और उसका मासिक खर्च जो है वो 10,500 रुपए था। क्या दिया है? आय दी है और खर्च दी है। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 19% की वृद्धि होती है। क्या ज्ञात करना है आपको? बचत में परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या बताया था? आय बराबर जो आपका है उसमें आपका खर्च प्लस बचत होगा। खर्च और बचत को जोड़ोगे तो आय बनेगी। कितनी दे रखी है आय? आय आपको दे रखी है 16,500 रुपए। खर्च कितना दे रखा है? कितना खर्च कर रहा है वो? 10,500 रुपए खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा? इसी आय में से खर्च है ये, तो इसी आय में से बचत होगी। इसमें से इसको हटा दीजिए, क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। इस बात का मतलब है कि 6,000 रुपए बचा रहा है। अब कुछ परिवर्तन हुआ, कैसा हुआ? प्रतिशत में हुआ है। आय को 25% बढ़ाया गया और व्यय जो है, खर्च जो है आपका, उसको 19% बढ़ाया गया। तो ये बढ़ी है आपकी 25%, ये बढ़ी है आपकी 25%, ये बढ़ी है आपकी 19%। इसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, जो भी है इसको ज्ञात करना है आपको। तो 25% बढ़ने का क्या मतलब है? 25% बढ़ने का मतलब है संख्या का 125% होना। या तो आप इसका 25% निकालकर इसमें वापस जोड़ दीजिए या डायरेक्ट 125% कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? 20,625 रुपए। इसका क्या करना? सेम कहानी है, या तो 19% करके इसमें जोड़ दीजिए या डायरेक्ट 119% कर दीजिए। जैसा सही लगे वैसा आपको करना है। आंसर क्या आ जाएगा? 12,495 रुपए। फिर क्या है? आय में से आपको खर्च घटाना है और आपकी नई बचत आ जाएगी। ये क्या है? नई आय है। ये क्या है? नया खर्च है। यहां क्या आएगी? आपकी नई बचत आएगी। क्या आ जाएगा? 8,130 रुपए। इसमें से आप इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 8,130 रुपए। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है कि जो वृद्धि हुई है, परिवर्तन हो रहा है, जो वो कितने प्रतिशत हो रहा है। तो किस पे परिवर्तन हुआ? इस पे हुआ। पहले 6,000 थी, अब 8,130 हो गई है। तो निकालेंगे कैसे? वृद्धि कितनी हो गई? 2,130 की हो गई। इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। कितनी हो गई वृद्धि आपकी? 2,130 हो गई वृद्धि। किस पे हुई? 6,000 पर हुई। तो प्रतिशत में क्या करना? 100 का गुणा कर दीजिए। यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका? 35.5%। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात 8:5 है। पिछले सवाल में धनराशि दे रखी थी, पर इस सवाल में अनुपात दे रखा है कि यदि आय जो है 5 है तो व्यय जो है वो, आय जो है यदि 8 है तो व्यय जो है उसका 5 हुआ। वो 80 है तो वो 50 हुआ, वो 800 हुआ तो वो 500 हुआ। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि है। आय को बढ़ाना है और आपको साथ में व्यय को बढ़ाना है, और फिर जो बचत में वृद्धि या कमी होगी उसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। कैसे करना है? आय बराबर क्या बताया था?
आय बराबर है आपके खर्च प्लस बचत। डिनोट अगर करना चाहो आय को आई से दिखा सकते हो, खर्च को ई से दिखा सकते हो और बचत को आप एस से दिखा सकते हो। तो आई बराबर हो जाएगा ई प्लस एस। आय क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। खर्च कितना हुआ, उसका व्यय कितना हुआ? 5 हुआ। यदि ये 8 है तो ये 5 है, तो इस हिसाब से ये कितना हुआ? ये फिर 3 हो गया, क्योंकि इन दो को जोड़कर ही तो ये बन रहा है। अब बात है प्रतिशत वृद्धि करने की, बढ़ाने की। इसको बढ़ाना है 20%, इसको बढ़ाना है 30%, और चीजें दशमलव में ना आए, इसके लिए कोशिश कीजिए कि सबके आगे जीरो लगा दीजिए, करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि दशमलव में चीजें लाना और उनको सॉल्व करना फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या करना हमने? 10 का सामना गुणा कर दिया, अब ये नंबर है थोड़े सही बन गए, 80, 50 और 30 बन गए। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 80 का 20% कितना हुआ? तो 20% ज्ञात कैसे करते हैं? 20 का कर दीजिए आप 10, यानी कि खाली एक जीरो हटाना है आपको। तो 10% की वैल्यू आ गई 8, तो 20 की कितनी हो गई? 16 हो गई फिर। और 16 कहां जोड़ना है? इसमें जोड़ना है, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 96 आ गई। सेम कहानी आई है 30, 30 की जगह फिर 10 ले लीजिए आप। 10 करेंगे तो एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे, यानी कि 10% हुआ 5, तो 30% कितना हुआ? 15 हो गया। 15 इसमें जोड़ दीजिए, क्या आ गई वैल्यू? 65 आ गई। और नई आय ये हो गई और नया खर्च आपका ये हो गया। तो नई बचत कैसे हो गई? इसमें से आप इसको घटा दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई? फिर 31 आ गई। पहले बचत जो 30 थी, अब वो बचत 31 हो रही है। इस बात का मतलब है बचत में वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई 1 की। किसकी वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। और 1 की किस में से हुई? 30 में से हुई। 30 थी, 1 बढ़ गई, और गुणा 100 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 3 सही 1/3%। ये आपकी बचत में वृद्धि आ गई। सवाल में क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। तो 70% खर्च करने का मतलब क्या हुआ? 70% खर्च करने का मतलब है कि 30% वो अपना है बचा रहा है। यदि आय उसकी 100 है तो उसमें से 70 खर्च कर रहा है और 30 बचा रहा है। आय ले लीजिए, खर्च ले लीजिए और बचत ले लीजिए। क्या कहा मैंने? 100 अगर उसकी आय है तो खर्च कर रहा है 70, इस बात का मतलब है 30 वो बचा रहा है। किसी भी एग्जाम में अगर आप मैथ का पोर्शन सही समय पर करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप सवाल पढ़ रहे हैं वो आपको एक बार में समझ में आ जाए। ऐसे पढ़ना है कि एक बार में आपको पूरा समझ में आ जाए कि सवाल में क्या दे रखा है और क्या वो पूछ रहा है। यदि आपको नहीं आया और गलती से आपको दोबारा पढ़ना पड़ा तो समझ लीजिए आप सही समय पर मैथ नहीं कर सकते। सवाल को देखते हैं। यदि उसका व्यय 30% और बचत जो है 25% बढ़ जाए, क्या बढ़ाना है? व्यय बढ़ाना है और बचत बढ़ाना है। ये बढ़ानी है 30% और ये बढ़ानी है आपको 25%। तो क्या बताया था? 30% का मतलब है 10 गुणा 3%। तो 10% 7 हुआ, तो इसका 3 गुना कर दीजिए 21 हुआ, और 21 इसमें जोड़ देंगे तो टोटल धनराशि जो है वो कितनी हो गई? 91 हो गई। सिम कहानी यहाँ है। 25% बढ़ाने का मतलब क्या है? 4 का भाग दे दीजिए आप। 25% बढ़ना या किसी संख्या का चौथाई बढ़ना एक ही बात है। चौथाई बढ़ने का मतलब क्या है? 25 का क्या करोगे? 25/100 करोगे, तो भी 1/4 ही बनना है इसको। तो किसी संख्या का चाहे चौथाई बढ़ा दीजिए, चाहे आपको 25% बढ़ा दीजिए, एक ही बात है। तो 4 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 7.5 बार जाएगा। यानी कितना अमाउंट बढ़ेगा? 7.5 बढ़ जाएगा। और किसमें जोड़ना है? 30 में जोड़ना है। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 37.5 रुपए हो गए। अब आय क्या हो गई? आपकी नई बचत ये हो, नया खर्च ये हो गया आपका, नई बचत ये हो गई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 128.5 आ जाएगा। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। आय कितनी थी? 100 थी, और 100 पर तो जो भी जितना बढ़ेगा, जो भी जितना कम होगा, उतना ही वो प्रतिशत में आएगा। कितना बढ़ गया? 28.5 बढ़ गया, यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो भी 28.5% ही आएगी। चलिए इसे भी देखते हैं। एक महिला के व्यय का बचत से अनुपात
5:1 है। क्या दिया? व्यय और बचत का अनुपात है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10 और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत जो परिवर्तन है वो ज्ञात करना है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ये जो सवाल है आय व्यय और खर्च वाले, आय व्यय और आपके बचत वाले, ये लगभग सारे एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन है। इसलिए ये जो पार्ट है वो आपके लिए अलग से है कि इसमें आपको आय व्यय और बचत से संबंधित ही सवाल मिलेंगे और जितना भी इनमें हेरफेर होता है वो सभी इन सवालों में दिया गया है। तो आपका एग्जाम में जो भी सवाल बनेगा मान के चलिए इन्हीं में से या ऐसे ही कुछ बनेगा। इसको देखते हैं क्या दे रखा है आपको। आय है, खर्च है और आपकी बचत है। किसमें अनुपात है? किसमें अनुपात है? व्यय और बचत में अनुपात है। व्यय कितना कर रहा है वो? 5 कर रहा है। बचा कितना आ रहा है? वो 1 बचा रहा है। और ज्यादातर जो सवाल हैं उनमें आपको खर्च जो है वो बचत से ज्यादा ही मिलेगा और जीवन में भी ऐसा ही होता है कि आदमी खर्च ज्यादा करता है, बचाता कम है। इसलिए आपको सवालों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, खर्च हमेशा ज्यादा होगा, बचत हमेशा कम होगी। तो 5 इसने खर्च किया, 1 इसने बचाया, तो कुल आय इस हिसाब से कितनी हुई? 6 हुई। पर हमें करना क्या है, इसमें 1 जीरो और लगा दीजिए सब में, ताकि आगे जो परसेंटेज निकालें वो निकालने में आसानी रहे। तो 60 हो गया, ये 50 हो गया, 10 हो गया। किसको बढ़ाना है? आय को बढ़ाना है और व्यय को बढ़ाना है। आय बढ़ेगी आपकी 10% और व्यय बढ़ेगा आपका 20%। आय को बढ़ा दीजिए आप 10%, इसको बढ़ा दीजिए आप 20%। 10 का मतलब एक ही जीरो हटाना है पीछे से, यानी कि 10% कितना हुआ साहब का? 6 हुआ। वापस जोड़ दीजिए इसमें, तो नई आय जो है वो कितनी होगी आपकी? 66 हो गई। ऐसे ही खर्च का है, 20% का मतलब क्या है? 10% गुणा 2, तो 10% कितना हुआ? 5 हो गया। 2 का गुणा कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ गई? 20%, 10 आ गई। और वापस इसमें जोड़ना है तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 आ गई। अब नई आय जो है आपकी 66 हो गई और नया खर्च जो है आपका 60 हो गया। तो बचत कितनी हुई? 6 हुई बचत। बचत कितनी हुई आपकी? 6 हो गई। पहले बचत कितनी थी? पहले बचत थी 10, अब बचत हो गई 6। तो क्या हुआ? कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बचत हो गई कम। तो सीधी सी बात है, इसको हम हानि होने वाली है, बचत में कमी होने वाली है। कमी कितने की हुई? 4 की हो गई। पहले 10 थी, अब 6 हो रही। कमी कितनी हो गई? 4 की हो रही। किस पे हुई? 10 पे हुई। थोड़ा 100 कर दीजिए, यानी कि 40% की क्या हो गई? इसमें कमी हो जाएगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। 33.1/3% का मतलब समझ लेते हैं। इसको सॉल्व क्या करना है? इसका गुणा यहां करना है और इसमें जोड़ देना है। क्या आ जाएगा? 100/3%। और प्रतिशत का मान रख दीजिए। प्रतिशत का मान क्या होता है? 1/100 होता है। तो इसी का मान आ गया आपका, इसी का मान आ गया आपका 100/3 गुणे 1/100। इससे कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1/3 आ गई। इस बात का क्या मतलब है? 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है यदि आय आपकी 3 है तो जो बचत है आपका 1 होगी। 33.1/3% बचत का मतलब और 1/3 भाग का मतलब एक ही है। मतलब क्या है वो कि यदि आय आपकी 3 हुई तो बचत जो है आपकी 1 होगी। अब इस वैल्यू को हम सवाल में रख के देख लेते हैं। क्या है? आय है हमारी, खर्च है और बचत है। बचत क्या कह रहा है? वो 1 है। बचत 1 है तो आय क्या हुई? इस हिसाब से 3 हुई। तो 3 में से 1 को घटा दीजिए तो खर्च आपका 2 हो गया। और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 जीरो यहां लगा दीजिए, 1 जीरो यहां लगा दीजिए, 1 जीरो यहां लगा दीजिए। इस बात का मतलब है यदि आय आपकी 30 है तो खर्च आपका 20 हुआ और बचत आपकी 10 हुई। अब क्या करना है? खर्च को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? 10% बढ़ाना है।
खर्च कहाँ ये है, 10% बढ़ाना है, एक ही जीरो हटाना है, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 20 की जगह क्या हो गया, 20 की जगह आपका कितना होगा खर्च, 22 हो गया। जो खर्च पहले 20 था, 10% बढ़ने के बाद वो खर्च आपका 22 हो गया। सेम कहानी यहां है, क्या बढ़ाना है आपको, बचत भी बढ़ानी है। बचत कितनी बढ़ानी है, 22 बढ़ानी है। तो 10 का 22% क्या होगा, 10 का 22% बढ़ाने का मतलब है 122 करना, तो क्या हुआ आपका 12.2। अगर 100 होता और फिर हम 22% बढ़ाते तो 122 आ जाता है इसकी जगह, और 100 की जगह है कितना है, 10 है, एक जीरो कम है, तो 1 यहां कम कर दीजिए आप। तो 10 का 22% बढ़ाने का मतलब है 12.2 करना। तो अब इनको जोड़ दीजिए, ये क्या हुआ आपका खर्च दे रखा है, ये क्या दे रहा है आपको, बचत दे रखी है। तो खर्च और बचत को जब आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आय आ जाएगी आपकी, नई आय। और नई आय क्या होगी आपकी 34.2। 22 प्लस 12.2 जब मिलेगा तो क्या बनेगा 34.2। पहले आय कितनी थी, 30 थी, अब आय कितनी हो गई 34.2 हो गई। कितने की वृद्धि हुई, 4.2 की वृद्धि हो गई। किस पे हुई, 30 पे हुई, गुणा 100 कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 14%। सवाल में क्या दिया है कि बी, सी, डी और ई के वेतन क्रमशः 2:3, 3:4, 4:5 के अनुपात में है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, सभी वैसे जानते, जो नहीं जानते वो समझ लीजिए कि क्रमशः का मतलब है जो यहां क्रम में पहला है उसका संबंध इस क्रम के पहले से होगा। यानी कि बी जो है उसका वेतन 2 होगा, सी का वेतन 3 होगा, डी का 4 होगा और ई का 5 होगा। ये जो है क्रमशः का मतलब है। उनके वेतनों में क्रमशः 20, 30, 40 व 50% की वृद्धि है। ये भी सेम कहानी है, क्रमशः का मतलब अब भी वही है कि जो क्रम में पहला यहां है और जो क्रम में पहला यहां है उसका संबंध उससे होगा। तो 20% की वृद्धि किससे हुई, बी की हुई। 30 जो है हमारी सी की हुई, ये डी की है और ये ई की है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, किसका वेतन दिया है, डी का वेतन दिया है। डी का वेतन दिया है का मतलब है हमें सिर्फ इससे मतलब है। ये जो 20 दे रखा है, 30 दे रखा है, 50 दे रखा है, ये आपका समय बर्बाद करने के लिए दे रखा है। खाली आपको जिसका कुल वेतन दे रखा है उसी की प्रतिशत की आवश्यकता पड़ने वाली है। क्यों, क्योंकि आगे जो है सवाल में मूल वेतनों की बात की गई है, मूल वेतन चाहिए। नया वेतन क्या हुआ उससे सवाल को कोई लेना देना नहीं है। तो समझ लेते हैं जरा, बी, सी, डी और ई अनुपात क्या दे रखा है, 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4 और 5। सवाल को आसान कैसे बनाना है, एक जीरो लगा दीजिए, संख्या थोड़ी आसान बन जाएंगी, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो सबको बढ़ाना है, इसको 20 बढ़ाना है, इसको 30 बढ़ाना है, इसको 40 बढ़ाना है और इसको 50 बढ़ाना है, प्रतिशत बढ़ाने सारे के सारे। पर जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या आएगा, ये यहां जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका नया वेतन आएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा मूल वेतन गया है, यानी कि पुराना वेतन जो था उसके बारे में पूछा गया, नए वेतन से कोई लेना देना नहीं है। तो नए से जब मतलब नहीं है तो हम निकालेंगे भी नहीं। तो जिसका दिया है नया वेतन खाली उसी का निकालेंगे। तो 40 का 40% करेंगे तो कितना हुआ, 4 चौका 16, यानी कि 16 हुआ। वापस जोड़ दीजिए, वैल्यू कितनी आ गई 56। यानी कि डी का वेतन यदि 40 था तो इस हिसाब से नया वेतन जो है 56 बन गया। अब इसकी तुलना कहां करनी है, हमें इससे करनी है। क्यों, वास्तविक वेतन तो हमें ये दे रखा है, ये तो हमने अनुपात जैसा माना था वैसे आपका निकल कर आ गया। तो इस बात का मतलब है कि जो 56 है, हमारा जो 56 है सवाल के 560 के बराबर है। यदि ये 1 होता तो ये कितना होता, 560/56 होता, यानी कि 10 होता। यानी कि हमारे सवाल का एक भाग इसके 10 भाग के बराबर होता। यदि हमारा वेतन जो है 1 रुपए है
तो सवाल के हिसाब से वो वेतन आपका 10 रुपए पड़ेगा। क्या पूछा है? मूल वेतन पूछा है और सभी का कुल योग पूछा है। जोड़ दीजिए, 20, 30, 40, 50 कितना हुआ? 140 हो गया। तो मूल वेतन आपका 140 हो गया। एक भाग की वैल्यू आपकी 10 है, तो 140 भाग की वैल्यू कितनी हो गई? 140 गुणा 10 हो गई, यानी कि 1400। यानी कि बी सी डी जो है उनका सभी का कुल वेतन जो है वो 1400 रुपए होगा। सवाल क्या है? पी की आय क्यू की आय का 150% है। ये क्या दिया हुआ है? पी और क्यू की आय में संबंध दिया हुआ है, और संबंध कैसा है? प्रतिशत में है। 150% होने का मतलब है यदि क्यू 100 है तो पी आपका 150 होगा। कैसे होगा? ये पी है, ये क्यू है, और ये उसकी आय है, ये उसका खर्च है, और ये उसकी बचत है। तो क्यू की आय अगर हम 100 मान लें तो इस बात का मतलब है पी की जो आय है वो 150 होगी। ये वृद्धि नहीं दी हुई है, ये कुल अमाउंट दिया हुआ है कि यदि ये 100 है तो ये 150 है। और पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। अब इनमें संबंध भी दे रखा है, पर चूंकि हमें किसी की वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम संबंध अभी इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो आगे पढ़ते हैं सवाल को। क्यू अपनी आय का 20% बचाता है। कितना बचा रहा है? 20 बचा रहा है। क्यू की आय कितनी है? 100 है, 20 बचा रहा है वो, तो खर्च कितना कर रहा है? फिर 80 कर रहा है। 100 में से यदि वो 20 बचाएगा तो खर्च सीधी सी बात है फिर 80 करेगा। क्या बताना है आपको? पी की आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है। कितना बचा रहा है वो बताना है आपको। कितना बचा रहा है? यदि मैं पी की आय में से पी का खर्च घटा दूं, ये वैल्यू घटा दूं, तो बचत आ जाएगी। तो क्या चाहिए हमें? ये निकालना है। ये हमें संबंध दे रखा है एक। क्या संबंध दे रखा है? कि जो पी का जो व्यय है क्यू के व्यय का 60% है। ये भी कम ज्यादा नहीं है, ये भी उसकी कुल वैल्यू दे रखी है कि इसका आप सिर्फ 60% कर दीजिए। 60% कैसे करना है? 10% कीजिए, पहले एक जीरो हटाइए, कितना आ गया? 8 आ गया। 6 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 48 हो गया। तो 150 में से क्या करना है आपको? 48 घटाना है। क्या आई वैल्यू? 102 आ गई। इस बात का मतलब है पी की आय जो है यदि 150 है तो वह 102 रुपए बचाएगा। और प्रतिशत कैसे निकालना है? कितना प्रतिशत बचा रहा है? तो उसी 102 में आप 150 का भाग देकर 100 का गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 68%। सवाल में क्या दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है। इस बात का क्या मतलब है कि ए हम ए लेते हैं, एक बी लेते हैं। ए आय हुई, ये उनका व्यय हुआ और इनकी बचत हो गई, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो क्या दे रखा है कि ए की जो आय है बी की आय से 60% कम है। इस बात का मतलब है यदि बी की आय 100 है तो इनकी ए की कितनी है? ए की है 40। आगे क्या दे रखा है कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। व्यय में संबंध दे रखा है, व्यय को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि व्यय में कोई धनराशि हमें पता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, एक संबंध दे रखा है इन दोनों का। किसका? ए की आय का और बी के व्यय का। तो इसको कैसे करना है? ये तो हमें पता है कि 40 है, पर संबंध कहां से दे रखा है? यहां से दे रखा है, बी के व्यय से दे रखा है कि बी के व्यय का 70% है ए की आय। तो ए कैसे करना है? मान लीजिए इसको आप एक्स मान लीजिए, तो एक्स का जब आप 70% करोगे तो किसके बाद बराबर आएगा? ये आपके ए की आय के बराबर आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी? एक्स का अगर हम मान निकालें यहां से तो वैल्यू आएगी कुछ ऐसा, इसको काट दें तो 400/7। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिख दें? 400/7 लिख दें। या चाहो तो ऐसे समझ लीजिए कि यहां से हमें जाना यहां था, परसेंटेज इसकी निकालनी थी, इसकी निकालनी थी तो हमें 70/100 करना था। चूंकि हमें ये वैल्यू पता है इसलिए आप 100/70 कर दीजिए इसको। एक ही बात है, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब इस वैल्यू को सही कर लेते हैं। ये बटे में वैल्यू है, ये सारे वैल्यू नंबर जो है वो सीधे सीधे दे रखे हैं। तो इसको सही कैसे करेंगे कि 7 का गुणा कर दीजिए। जब 7 का गुणा कर दोगे आप तो ये 7 कट जाएगा और वैल्यू बचेगी आपकी 400।
7 का गुणा यहाँ किया तो 7 का यहाँ कर दीजिए और 7 का यहाँ कर दीजिए, हर जगह 7 का हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 700 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 280 हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 280 हो जाएगी। पहले समीकरण क्या था कि यदि ए की आय 40 है तो बी की आय 100 हुई और बी का जो खर्च है वो आपका 400/7 हुआ। और अब शर्त क्या है कि यदि इसकी आय 280 है तो इसकी आय 700 हुई और इसका खर्च जो है वो 400 हुआ। अब क्या करना है? हमें एक शर्त और दे रखी थी कि जो ए की जो आय है, ए का जो व्यय है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। तो ए का व्यय कहां होगा? यहां होगा। बी का व्यय क्या है? 400 है, तो इसका 60% कर दीजिए। कितना आएगा आपका? 240 आएगा। 4 से 24 करोगे 240 आएगा। ए की आय हो गई, ए का व्यय हो गया, तो ए की सेविंग कितनी हो गई? फिर ए की बचत कितनी हो गई? ए की बचत हो गई 40। इसकी बचत कितनी है? ये 700 है, ये 400 है, तो इसकी बचत कितनी है? 300 है। ए की बचत हमारी 40 हो गई और बी की बचत हो गई हमारी 300। क्या चाहिए आपको? ए और बी की बचत का अनुपात चाहिए। अनुपात का मतलब क्या है? 40 आप 30 कर दीजिए, 300 कर दीजिए। वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2/15, यानी कि 2:15 जो है वो ए और बी के बचत का अनुपात होगा। गीता की बचत उसके खर्च के 28% के बराबर है। संबंध किसमें दे रखा है? बचत और खर्च में दे रखा है। ये मान लीजिए उसकी आय है, ये उसका खर्च है और ये है उसकी बचत। क्या कहा उसने कि बचत जो है उसके खर्च के 28% के बराबर है, तो खर्च को आप 100 मान लीजिए। इस हिसाब से बचत हो गई 28 और आय हो गई उसकी 128। क्या करना है? अब उसके व्यय में 17.4% की वृद्धि होती है। व्यय और खर्च एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है उसको? क्या किया उसने? 17.4% की वृद्धि हुई उसके खर्च में, और 100 का 17.4% क्या करोगे? वही होगा, तो वैल्यू बन जाएगी 100 की जगह 117.4। अब क्या करना है? बचत में 5% की कमी करना है। ये बचत ले लीजिए। 5% की कमी कैसे करना है? इसका पहले 10% निकाल दीजिए आप। कितना आया? दशमलव यहां लगेगा, एक अंक पहले, 2.8 हो गया। इसका आधा कर दीजिए। क्या वैल्यू आई? 1.4। और इसमें से आप उसको घटा दीजिए। इसमें से आप उसको घटा दीजिए तो वैल्यू जो आएगी आपकी 26.6 आ जाएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी। ये 17.4 हो गई, ये 26.6 हो गई, तो ये क्या हो गई? दोनों को जोड़ दीजिए आप, क्या हो गई? 144 हो गई। तो पहले 128 थी आय, अब 144 हो गई। तो वृद्धि कितने की होगी? वृद्धि हो गई आपकी 16 की। किस पे वृद्धि हुई? 128 पे हुई। गुणा 100 कर दीजिए। ये क्या निकल आएगा? प्रतिशत निकल आएगा। इसको इससे काट दीजिए। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। वैल्यू क्या आएगी? 100/8। और 100/8 की वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी? 12.5 आएगी। पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 रुपए है। ये 2000 रुपए जो है वो पी और क्यू का दोनों का वेतन एक साथ दिया हुआ है। जब ऐसा कोई भी केस हो, एक से ज्यादा लोगों के एक साथ बात कर रहे हो, तब हमें 100 नहीं मानना है। 100 वही मानना है जहां सिर्फ एक की बात हो। इस चीज को ध्यान रखना है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है पी जो है अपने वेतन का 5% बचाता भी है। क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो ये 15% बचाता है। और क्या निकालना हमें? उनकी बचत कैसी दी है? समान दी है। और पी का वेतन हमें ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं। आप पी लिख लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं, इनकी आय लिख लेते हैं, खर्च लिख लेते हैं, बचत लिख लेते हैं। तो पी की आय मान लीजिए आप, जो भी मानना है। क्या मानना है? एक्स मान लीजिए, इसकी चाहो तो वाई मान लीजिए। तो क्या कहा उसने कि पी जो है, पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचा कितना आ रहा है? 5% बचा रहा है। 5% कैसे आएगा? ऐसे आएगा। 95 खर्च कर रहा है तो 5 बचा भी रहा है। फिर चूंकि हमें बचत समान दी है दोनों की, इसलिए हम बचत में ही लाएंगे दोनों को। और इनको
इनको क्या करना है, बाद में बराबर रखना है। तो बाई के बारे में क्या दे रखा है उसने कि 85% खर्च करता है, और 85 खर्च करता है तो इसका मतलब है 15% वो बचा भी रहा है। और बाद में बोला गया है कि दोनों की बचत जो है वो समान है, यानी कि x का 5% बराबर है हमारा y का 15% के। इनको आप काट दीजिए, कितनी बार गया, 3 बार गया। x बटे y की जो वैल्यू है क्या आ गई, 3/1 आ गई। इस बात का मतलब है कि यदि कोई धनराशि या किसी धनराशि के हम 4 भाग कर दें तो उसमें से 3 भाग x के होंगे और 1 भाग हमारा y का होगा। और कुल धनराशि कितनी है, 2000 है। तो 2000 के आप कर दीजिए 4 भाग। एक भाग कितने का पड़ा आपका, एक भाग पड़ा 500 रुपए का। एक भाग कितने का पड़ा, एक भाग पड़ा 500 रुपए का। किसका वेतन निकालना है, पी का वेतन निकालना है। और पी का वेतन कितना था, एक्स था। एक्स के भाग कितने हैं, 3 है। तो इसी 500 में हम 3 का आप गुणा कर दीजिए, तो 1500 जो है, 1500 रुपए जो है वो पी की धनराशि आ जाएगी, यानी कि पी की आय आ जाएगी।